हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये बेसिक लेवल पे हमने इन सबको जाना। अब फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो प्रेसिपिटेशन था वो डिनोट करता था हर उस पानी को जो धरती पर पहुंच रहा है। डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर विच रीचेस द अर्थ सरफेस। लेकिन जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमने पढ़े, वेदर इट मे बी रेनफॉल, ड्रिजल, स्नोफॉल, ड्यू, हेल, ग्लेस, जो भी था, इन सारों में जो मेजर कंट्रीब्यूशन मुझे मिलता है पानी का धरती पर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि भाई अब हम प्रेसिपिटेशन में बाकी सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। विल नॉट डिस्कस हेल्स, विल नॉट डिस्कस ड्यू, ग्लेस, ये कुछ भी डिस्कशन का हमारा पार्ट रहेगा ही नहीं। हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल। तो आगे हाइड्रोलॉजी में कहीं पर भी अगर प्रेसिपिटेशन टर्म आपको सुनने में मिले तो आप उसको रेनफॉल ही समझेंगे। ऑल्दो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन में और भी कई सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर आते हैं, लेकिन हम प्रेसिपिटेशन को सिर्फ रेनफॉल के रूप में ही देखेंगे। अब बात ये करते हैं भाई अब कि ये जो बारिश है, क्योंकि अब अगर मैं प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूं तो आप उसको रेनफॉल ही समझना। कई बार मैं प्रेसिपिटेशन बोल दूंगा, कई बार रेनफॉल बोलूंगा, बोथ विल बी सेम थिंग आगे से। तो चाहे मैं प्रेसिपिटेशन बोलूं चाहे रेनफॉल बोलूं, दोनों सेम चीजें रहने वाली हैं अब हमारे लिए। चलिए, तो भाई ये जो बारिश है, अब मुझे इस बारिश के बारे में कई सारी बातें जाननी है। ये क्यों हुई, बारिश क्यों हुई, जानेंगे इसको, लेकिन एक बेसिक लेवल पे। क्योंकि बारिश क्यों हुई इससे हमारा क्या लेना देना, हम क्या कर सकते हैं इस बात में। आप खुद सोच के देखिए कि एज अ सिविल इंजीनियर आपका 0.1% भी रोल है क्या बारिश के होने या नहीं होने में। बारिश तो होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। हां, अब आप ये सोचोगे कि सर बारिश नहीं होने के पीछे हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसके कारण भी तो पानी, बारिश कम हो रही है। मानता हूं उस बात को, बारिश उसके कारण थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है। लेकिन क्या पेड़ पौधे नहीं लगाओगे, क्या बिल्डिंग्स नहीं बनाओगे आप, क्या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे आप, कभी करेंगे ना, ये सब तो हम करेंगे। हां, जितनी बिल्डिंग्स आप बना रहे हो उसके अगेंस्ट आपको थोड़ी सी ग्रीनरी भी डेवलप करनी चाहिए। ये एक थोड़ी सी सोशल साइंस वाली बातें हो गई, और हमको सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, हमको इंजीनियरिंग की हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करनी है। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो बारिश के होने में या बारिश के नहीं होने में आपका और मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है रोल कि भाई अगर हम अच्छे से पेड़ पौधे लगाएं, अपने एरिया में बड़े बड़े पेड़ लगाएं तो थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो सकती है। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल और सोशोलॉजी वाली चीजें हो गई, उस पर नहीं जाइए। लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचिए तो आप और मैं ना ही बारिश करा सकते हैं ना ही बारिश को रोक सकते हैं। जब बारिश को होना है बारिश होगी, जब बारिश को रुकना है बारिश रुकेगी। कहने का यह मतलब है कि हम जो अभी पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन में, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ द दैट इज द रीजन फॉर द रेनफॉल। बारिश के होने के पीछे क्या क्या कारण है, उन कारणों को एक बेसिक लेवल पे ही समझना है। उन कारणों के पीछे के कंसेप्ट पे नहीं जाना है हमको, because it is not a part of civil engineering, neither it is a part of your syllabus. सिलेबस का पार्ट है लेकिन उसमें से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। तो हमको जो बातें करनी है वो सिर्फ ये है कि भाई बारिश क्यों हुई, एक बेसिक लेवल पे जानेंगे, क्योंकि ये मौसम विज्ञान वालों की कहानियां हैं। आप सुनते होंगे ना, पेपर में कई बार आता है, बारिश के मौसम में कई बार ऐसा आता है कि बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया है, बोला गया है कि भाई आगे आने वाले 2 दिनों में खूब धूम धड़ाके वाली बारिश होने वाली है, जोरदार बारिश होने वाली है। तो ये बारिश का एनालिसिस कैसे किया किसी ने, आप और मैं तो नहीं कर सकते। आप सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री लेके बाहर निकल जाओ, उसके बाद कोई आपसे पूछे कि भैया 4 साल की सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ली, अब बताओ बारिश कितनी होगी, नहीं बता पाओगे आप, बिकॉज ये हमारा काम ही नहीं है। ये काम है उनका जो मेट्रोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, मौसम विज्ञान केंद्र में सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग जिनका काम ही रहता है टू एनालाइज द एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज,
वो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज को एनालाइज करते रहते हैं अपने एरिया की, और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी। और कई बार उनका बताना फेल हो जाता है, कई बार वो जो बताते हैं वैसा नहीं हो पाता है, और हम सोचते हैं कि गलत बता रहे हैं ये लोग, ये सारे लोग गलत बता रहे हैं। नहीं, वो सारे लोग गलत नहीं बता रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोलॉजी जो है दैट इज प्योरली प्रोबेबिलिटी। हाइड्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है। प्रोबेबिलिटी मतलब, भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिक, आप जिस चीज के लिए श्योर नहीं हो वहीं पर तो प्रोबेबिलिटी आती है। आप जिस चीज के लिए श्योर हो उसमें प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी तभी आती है जब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास हो किसी भी चीज को करने के, है ना। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में, मौसम विज्ञान केंद्र जो होते हैं, वहां पे इतने सारे साइंटिस्ट लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो गलत बताते हैं या ऐसे टाइम पास में बता देते हैं कि चलो बता ही दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, हो जाएगी तो हो जाएगी बारिश, नहीं होगी तो नहीं होगी, हमको क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर देते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जब मैंने इस प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर दिया, लेकिन वो जो प्रेजेंट सिचुएशन थी अभी वो एकदम से चेंज हो गई, वो एकदम से चेंज हो गई, तो मेरे सारे प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे कि नहीं। भाई एक सिंपल सी बात बताइएगा कि आप गेट की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ाई कर रहे हो आज की डेट में, तो आज की डेट में आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई देख के तो यही प्रेडिक्शन दिया जाएगा ना कि भैया बंदा गेट में बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेगा। दिस विल बी द प्रेडिक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपके आज की कंडीशन देखी है। आप आज खूब मेहनत कर रहे हो, रोज के 7-8 घंटा पढ़ रहे हो, खूब मेहनत से पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उन सबको देख के भाई मैंने आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई ऐसे ही पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ते रहे तो 100% आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मान लो आज के बाद कल से आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपने वो भविष्यवाणी सुन ली ना कि मेरा तो गेट में होने वाला है सिलेक्शन। लेकिन आज के बाद से अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो जो भविष्यवाणी लोगों ने की थी आपके लिए कि भैया ये बंदा तो गेट में बहुत अच्छी रैंक लाएगा, वो भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। तो गलती आपकी थी कि जिसने भविष्यवाणी करी उसकी थी, उसकी थोड़ी गलती थी। जिसने भविष्यवाणी करी उसने तो आपकी आज की कंडीशन, आज के स्टेटस, आज की सिचुएशन को देख के फ्यूचर प्रेडिक्शन किया था। अब आपने अपना ही तरीका बदल दो अगर, तो आपके सारे फ्यूचर प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे। प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं। सेम चीज होती है बारिश के साथ कि भाई मान लीजिए आज आपने अपना न्यूज़पेपर उठाया और न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अरे वो अलर्ट आया कि आज तो भयानक वाली बारिश होने वाली है। अब भाई जब ये अलर्ट प्रेडिक्ट किया गया उसके बाद एटमॉस्फेयर में कुछ एकदम से सडन चेंजेस हो गए और वो प्रेडिक्शन धरा का धरा रह गया, सारी चीजें फेल हो गई आपकी भविष्यवाणी। तो इसमें वो साइंटिस्ट की गलती नहीं है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं लोग, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था और उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था आज की स्टडी के हिसाब से। अब जब स्टडी के हिसाब से प्रेडिक्शन दे दिया उसके बाद एकदम से एटमॉस्फेयर में मेजर चेंजेस आ गए। भाई आसमान के ऊपर क्या चल रहा है, कब कौन कहां पर पलट जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, वी कैन नॉट से, हम नहीं बता सकते ये सारी चीजें। तो प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं। इसलिए बारिश के कई बार जो बारिश का प्रेडिक्शन किया जाता है कि भाई इन फ्यूचर इतनी बारिश होगी, कई बार उससे कम हो जाती है, कई बार उससे ज्यादा हो जाती है, कई बार उतनी ही होती है जितनी बताई जाती है। तो दीज ऑल थिंग्स आर द केसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, इसका रियलिस्टिक उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि मुझे एक घर बनाना है, दैट इज अ रियलिस्टिक अप्रोच। मुझे पता है घर बनाने में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगेगा, क्योंकि वहां पर सारी चीजें मेरे कंट्रोल में रहेंगी, ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कल को 3 इंच बारिश होगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने बोल तो दिया, लेकिन गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि 3 ही इंच बारिश होगी। हो सकता है जरा भी ना हो, एकदम कड़क वाली धूप निकली रहे,
हो सकता है 3 इंच से ज्यादा बारिश हो जाए, हो सकता है 3 इंच से कम बारिश हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जो भी बातें हम लोग करेंगे अभी इस लेक्चर में, वो एक तरीके से थ्योरेटिकल अप्रोच है। थ्योरेटिकल अप्रोच इन द सेंस उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल सी कुछ बेसिक बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बेसिक बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है, दैट्स इट। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने की बातें जहां पर आएंगी वहां पर मैं आपको पहले ही आपको बता दूंगा कि हाँ, यहां पर आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं और कंसेप्ट समझने हैं। यहां पर जो भी मैं बातें बताऊंगा एज अ स्टोरी आप चीजों को सुनते रहिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगे वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। यहां पर मैं बात करूंगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बारिश कितने प्रकार की होती है? अब आप बोलोगे बारिश के प्रकार कैसे होते हैं? बारिश तो एक ही प्रकार की होती है भाई, पानी गिर रहा है वो बारिश है? नहीं, सही है वो बात, लेकिन बारिश के भी कुछ कैटेगराइजेशन होते हैं। कई जगह पे आपको टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी लिखा मिल सकता है, सब एक ही बात है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे लिए हाइड्रोलॉजी में प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में आपको एकदम क्लियर कर दी थी। चलिए, तो सबसे पहला टाइप जो प्रेसिपिटेशन का हम देखेंगे, और सिंपल इसको थ्योरेटिकल बेस पे ही समझिएगा, इस पे जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। पहला इज नोन एज कन्वेक्टिव रेनफॉल। द फर्स्ट वन इज नोन एज कन्वेक्टिव रेनफॉल। अब भैया ये कन्वेक्टिव रेनफॉल का क्या मतलब होता है, एकदम बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए, और 2 या 3 पॉइंट जो मैं आपको लिखेंगे हम यहाँ स्क्रीन पर, वो 2 या 3 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा। कभी किसी भूले भटके किसी एग्जाम में 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन में, गेट में तो बहुत ही 0 चांसेस हैं कि इस सब से कुछ आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी गेट के अलावा और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आप अपीयर होगे, उन सब में हो सकता है कभी भूले भटके आपसे इन सब के बारे में पूछ ले, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। तो कन्वेक्टिव रेनफॉल या फिर आप इसको कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कह दो, वन एट द सेम थिंग। क्यों होती है, कैसे होती है, और इसका नेचर क्या होता है, इसको कैसे पहचानोगे कि ये कन्वेक्टिव है कि कुछ और है? तो पहली चीज याद रखिएगा कि कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है ड्यू टू लोकल हीटिंग। आपके आसपास के एरिया में एकदम से हीटिंग हो गई किसी कारणवश, तो इट ऑकर्स ड्यू टू, पहला पॉइंट, इट ऑकर्स ड्यू टू लोकल हीटिंग। मतलब बताता हूं मैं आपको, लेकिन आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ही याद रखने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सडनली मान लीजिए कोई सिटी है, उस सिटी में कोई सा एक एरिया है जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वहां का टेम्परेचर एज कंपेयर टू उस शहर के आउटर एरिया, भाई एक सिटी है, उस सिटी का एक कोर इनर एरिया रहेगा और एक रहेगा आउटर एरिया। आउटर एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जनरली नहीं होती है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जनरली नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जनरली डेवलप होते हैं शहर के बीचों बीच अंदर की तरफ। एक जनरल सिनारियो बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि जहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और शहर का वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल में नहीं है, तो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं है वहां का टेम्परेचर कंपैरेटिवली आधा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कम हो सकता है शहर के कोर इनर एरिया से। जनरल सी बात है ये। खैर, किसी कारणवश शहर के किसी एक पोर्शन में लोकल हीटिंग हो गई, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जो भी कारण रहे हो। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप जहां पर बैठे हैं उसको समझ लीजिए वो एरिया है जहां पर लोकल हीटिंग हुई है, ऐसा मान लीजिए। तो क्या हुआ, आप समझिए आपके सामने जो एरिया आपको दिख रहा है, जिस कमरे में आप बैठे हो, आप उस कमरे को समझ लो दिस इज द एरिया जहां पर लोकल हीटिंग हुई है, ऐसा मान लीजिए। तो जो हवा आपके सराउंडिंग में है वो कंपैरेटिवली गर्म हो चुकी होगी एज कंपेयर टू द आउटर एरिया।
भाई आपके कमरे में लोकल हीटिंग हो गई है, तो आपके कमरे के बाहर की हवा का टेम्परेचर आपके कमरे के अंदर की हवा के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होगा। कमरे के अंदर की हवा ज्यादा गर्म हो चुकी है, कमरे के बाहर की हवा कम गर्म है। जब एयर गर्म होती है तो वो उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो वो हवा डेंसिटी रिड्यूस हो गई मतलब हल्की हो गई, वो हवा ऊपर चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यहां पे वैक्यूम बन जाएगा, फिर बगल वाले कमरे की हवा यहां पर आ जाएगी। अब जब ये हवा यहां पर आई तो इसके साथ वापस से लोकल हीटिंग हो जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी। फिर कुछ हवा यहां पर आ जाएगी, उसके साथ लोकल हीटिंग हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा कि जो एयर है उस एरिया में जहां पर लोकल हीटिंग हुई है वो एयर गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। फिर उसकी जगह पे दूसरी हवा आएगी, वो भी गर्म हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, गर्म होती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, गर्म होती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी। ये प्रोसेस राउंड द क्लॉक चलता रहेगा। ये जब गर्म हवा ऊपर पहुंच रही है, हवा के अंदर में मॉइस्चर तो होता है ना, एयर कंटेन्स मॉइस्चर, तो वो जब गर्म हवा अपने साथ मॉइस्चर को लेके ऊपर पहुंची, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने पर, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जब वो पहुंच जाएगी जहां पर उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, एक फेवरेबल प्रेशर मिलेगा, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे उस हवा के अंदर के मॉइस्चर के साथ कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन। इवेपोरेशन होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन होता है वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो हवा के अंदर में मॉइस्चर तो पहले से ही मौजूद था, हवा लोकल हीटिंग के कारण गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पर जहां पर उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर और एक फेवरेबल प्रेशर मिल जाएगा, उस हाइट पर उस हवा के अंदर में जो मॉइस्चर था वो कंडेंसेशन हो जाएगा, उसके साथ कंडेंसेशन हो जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगा और वो कहलाएगी आपकी कन्वेक्टिव रेनफॉल। दैट विल बी कन्वेक्टिव रेनफॉल। तो कन्वेक्टिव रेनफॉल क्यों हुई? ड्यू टू लोकल हीटिंग। इस बारिश की खासियत होती है एक, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन की होगी। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल विल बी हैविंग अ लेस ड्यूरेशन, बहुत कम ड्यूरेशन की बारिश होगी। तो इट इज अ रेनफॉल ऑफ लेस ड्यूरेशन, बहुत ही कम ड्यूरेशन की बारिश होगी ये, और जितनी देर भी ये बारिश गिरेगी बहुत तेज होगी। आप देखिएगा कई बार ऐसा होता होगा आपके शहर में, आपकी सिटी में, कि आप जिस एरिया में बैठे वहां पर एकदम से बारिश हो गई और आपसे किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बारिश ही नहीं हो रही है। ऐसा होता है कई बार। वो एक तरीके से कन्वेक्टिव रेनफॉल का ही कारण है। और इस टाइप की बारिश जब भी आपने देखी होगी तो ऐसा बारिश का ड्यूरेशन बहुत ही कम होगा, पहली बात। और ये बारिश की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तेज बारिश होती है ये। स्पीड को टेक्निकली हाइड्रोलॉजी में कहते हैं इंटेंसिटी। बाद में इंटेंसिटी का मतलब डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इट विल बी ऑफ हाई इंटेंसिटी। ये तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है रिलेटेड टू द कन्वेक्टिव रेनफॉल। इट इज द रेनफॉल विच ऑकर्स ड्यू टू लोकल हीटिंग, लेस ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन की बारिश होगी, और इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा रहने वाली है इस टाइप के बारिश की। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ रेनफॉल या फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज कन्वेक्टिव रेनफॉल। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं रेनफॉल का, और दूसरे टाइप को मैं कहूंगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ये क्यों होती है जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए कोई एक माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, विंध्यन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज, अरावली, वेस्टर्न घाट्स, ये सारे माउंटेन रेंज। ये एक सिंपल सी पहाड़ी वो नहीं है जो हमारे शहर के बाहर छोटी सी एक पहाड़ी दिखती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज अ माउंटेन रेंज। जैसे कई सारी है ना, हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज एमपी को कवर करती है, जो वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र को कवर करता है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज आपके नॉर्थ इंडिया की तरफ में जो कवर करता है, कंचनजंगा ये भी नॉर्थ इंडिया वाला हो गया, नीलगिरी
नीचे की तरफ तमिलनाडु की तरफ में हो गया। तो दीज आर दी माउंटेन रेंजेस। तो ये कोई सी एक माउंटेन रेंज है सपोज करिए, बट ऑब्वियस सी बात है बड़ी बड़ी पहाड़ियां होंगी, यहां पर बादल भी होंगे, ये बादल हैं आपके, ठीक है ना। बादल क्या है एक्चुअल में? दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेपर्स। जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बादल बन जाते हैं। ये बादल है तो गैस ही ना, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये बादल जो है ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, लेकिन इन माउंटेन रेंजेस के कारण कई बार इन बादलों का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये पहाड़ इस बादलों के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने। भाई ये पहाड़ आ गया, ये पहाड़ है सपोज करिए, ये बादल मूव कर रहे थे, बादल है तो गैस ना, तो ये तो कहीं भी मूव करते रहेंगे। तो ये बादल मूव कर रहे थे, सामने बड़ी सी पहाड़ी आ गई, तो ये बादल इसके आगे नहीं जा पाएंगे। अब भाई बादल तो गैस है, उनको तो मूव करना है, अब वो हॉरिजॉन्टल नहीं जा पाएंगे तो वर्टिकली जाना चालू कर देते हैं। भाई उनको तो मूव करना है क्योंकि वो गैस है, गैस एक जगह पे टिक के नहीं रह सकती। गैस कैनॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू अ सेम पोजीशन। गैस को हमेशा मूव करते ही रहना होगा, ये गैस ही तो है, वेपर मतलब गैस एक तरीके से। तो इन पहाड़ों ने इन बादलों का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रोक दिया है, ठीक है। लेकिन बादलों को तो मूव करना है, ये उनकी आदत है। क्या करेंगे ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जब पहुंचेंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस होने लगता है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टार्ट्स टू रिड्यूस एज वी मूव अपवर्ड। हम जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस करता है। तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जब ये बादल पहुंचेंगे तो उस हाइट पर पहुंचने के बाद इन बादलों के अंदर में जो मॉइस्चर है, जो वेपर फॉर्म में था अभी, वो मॉइस्चर कंडेंस हो जाएगा और बारिश के रूप में गिरने लगेगा। और वो जो बारिश होगी उसी को हम कहेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। दैट विल बी नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना आपको, ये मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये सब बातें आपको सरफेस लेवल पे पढ़नी है। ये बारिश हो रही है, आपका मेरा कोई रोल है इसमें? एज अ सिविल इंजीनियर या कोई सा भी इंजीनियर हो, उसका क्या रोल है इस बारिश को होने में या नहीं होने में? कोई रोल नहीं है। ये तो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज हैं जो राउंड द क्लॉक 24/7 हमारे एटमॉस्फेयर में चल रही हैं। ना आप, ना मैं, ना कोई और इस एक्टिविटीज को रोक सकता है। तो इसलिए बारिश क्यों हो रही है ये आपको सिर्फ एक बेसिक लेवल पे जानना है। इसके पीछे एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए एटमॉस्फेरिक साइंस से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों हुई समझ में आया? क्योंकि बादलों का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, माउंटेन रेंजेस या नेचुरल बैरियर्स कह सकते हैं इनको आप, दीज आर एक्चुअली दी नेचुरल बैरियर्स। बैरियर्स मतलब क्या? जो रुकावट पैदा करें किसी भी चीज में। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं इन बादलों के लिए। ये बादलों के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब बादल मूव नहीं कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल, तो भैया उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो वर्टिकल मूव कर जाएंगे। ऊपर की तरफ गए एक पर्टिकुलर हाइट पर, जहां पर उनके फेवरेबल टेम्परेचर और प्रेशर मिला, वहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा, बरस पड़ेंगे, और वो जो बारिश हुई वो कहलाएगी आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये तो आप जानते हो ना कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो हाइट से, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रिड्यूस होता है। इसलिए कई बार आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो या कहीं पर सुना हो कि जब जनरली फ्लाइट से हम लोग ट्रेवल करते हैं तो कई बार, सबके साथ नहीं, लेकिन कई बार कान में और नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। सबकी नहीं होती, कुछ के लिए। या अगर आपने सुना हो, कई बार न्यूज़ में आता है कि हिमालय पे कुछ लोग थे जो, क्या बोलते हैं उनको, जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतरोही, क्या, वो जब चढ़ते तो कई बार नाक से और कान से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। उसका रीजन यही होता है, प्रेशर। आप जब हाइट पे बढ़ते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होता है। अभी जब हम धरती पर है तो भाई आप समझिए कि हमारे ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, ये हवा का प्रेशर हमारी बॉडी पे आ रहा है, और जानते कितना आता है? दैट इज 101.5 पास्कल, किलो पास्कल। 1,10,1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर का प्रेशर हमारी बॉडी आज की डेट में झेल रही है। फट जाना चाहिए था इतने में तो बॉडी को,
लेकिन नहीं होता। रीजन, जितना प्रेशर हवा हमारे ऊपर में लगाती है बाहर से, उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ में लगाती है। प्रेशर बैलेंस रहता है, इसलिए हमारी बॉडी क्रश नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पर जाने के बाद क्या होता है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, वो प्रेशर कम हो जाता है। तो बाहर से जो हवा प्रेशर हमारी बॉडी पे लगा रही थी वो कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर तो अभी भी उतना ही बना हुआ है। तो अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर के बीच में डिफरेंस आता है, जिसके कारण नाक और कान से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। सबके साथ नहीं, बहुत 100 में से 1 या 2 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। रीजन बहुत सिंपल, कि जब तक प्रेशर बैलेंस है बाहर और अंदर का, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर और अंदर के प्रेशर में वेरिएशन आया, तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है, या तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जब आप हाइट पे ऊपर जाते हो तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो तो उतना ही बना रहता है। तो इस प्रेशर इंबैलेंस के कारण कई बार ब्लीडिंग्स होती है। और अगर ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस में, तो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू डेथ ऑल्सो, वो डेथ पे भी रिजल्ट कर सकता है। तो विद द इंक्रीज इन हाइट एंड विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो जब ये बादल आपके ऊपर पहुंचे, तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद इन बादलों के अंदर में जो वेपर था, भाई बादल क्या है, गैस है, वेपर है, इन वेपर को कंडेंसेशन होने के लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाता है, और उस फेवरेबल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये बरस पड़ते हैं। और ये जो बारिश हुई, दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेचुरल बैरियर्स। तो ये तो एक जनरल सा डायग्राम मैंने बनाया था, इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगा आपका, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों हुई इसके बारे में हमने जान लिया। दिस ऑकर्स when the movement of clouds is restricted by mountains, या जनरल में आप बोल दीजिए नेचुरल बैरियर्स। जब नेचुरल बैरियर्स आपके बादलों का मूवमेंट रोक दें, तो उस केस में जो बारिश होगी, दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं ओरोग्राफिक रेनफॉल का। जैसे ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये मान लीजिए हिमालयन रेंज है, सपोज करिए दिस इज हिमालयन माउंटेन रेंज। इस हिमालयन माउंटेन रेंज के इस साइड इंडिया है और इस साइड तिब्बत आता है। हिमालयन माउंटेन रेंज के इस साइड में इंडिया है और इस साइड में तिब्बत आता है। तिब्बत में बहुत कम बारिश होती है, इट इज अ एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, और इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है। रीजन, हिमालयन माउंटेन रेंज ये बादलों को वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। ये हिमालयन माउंटेन रेंज के कारण बादल इस साइड बहुत पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि एक भी बादल नहीं पहुंचता, लेकिन कंपैरेटिव टू इंडिया तिब्बत में बारिश कम होने के पीछे रीजन यही है। तो जिस साइड में बारिश कम होती है उसको कहते हैं लीवर्ड साइड, उसको कहते हैं हम लोग लीवर्ड साइड, और जिस साइड बारिश ज्यादा होती है दैट इज नोन एज विंडवर्ड साइड, उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं। ये जनरल सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है अपने। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है। कि भाई किसी माउंटेन रेंज के कारण बादलों का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन के कारण वो बादल वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, और ऊपर की तरफ किसी एक पर्टिकुलर हाइट और टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद उनको जब एक फेवरेबल टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है, तो उस फेवरेबल टेम्परेचर और प्रेशर में इन बादलों के अंदर का मॉइस्चर जो वेपर फॉर्म में था
वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो बट ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ गिरेगा बारिश के रूप में, और उस बारिश को हम कहेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। इंडिया में मॉनसून सीजन में जो बारिश आपको मिलती है दैट इज मेनली ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न की होगी ऑलमोस्ट। भाई जैसे मॉनसून आता है तो पूरे देश में एग्जैक्टली यूनिफॉर्म तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बारिश कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी कि भाई अगर आप बात करें इसकी कन्वेक्टिव रेनफॉल की, तो ये किसी एक छोटे से एरिया में होगी, ये एक शहर में भी उस शहर के एक छोटे से एरिया में ये बारिश होगी। लेकिन ओरोग्राफिक रेनफॉल ये पूरे शहर में बारिश करवाएगा, पूरे स्टेट में, पूरे देश में बारिश करवा सकता है। तो मॉनसून सीजन में जनरली जो बारिश आपको मिलती है दैट कैन बी ओरोग्राफिक रेनफॉल, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल का टाइप हो सकता है। तो एज कंपेयर टू कन्वेक्टिव रेनफॉल, कन्वेक्टिव रेनफॉल के कंपैरिजन में ओरोग्राफिक रेनफॉल यूनिफॉर्म पैटर्न की होती है। याद रखिएगा, कन्वेक्टिव के कंपैरिजन में ओरोग्राफिक रेनफॉल सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न की बारिश होती है। तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेक्टिव रेनफॉल की कहानी क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्टिव रेनफॉल, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जनरल लेवल पे हमको इनको समझना था एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ भी गई होंगी। चलिए, अब बारिश तो हो गई भैया, इसी बारिश से रिलेटेड एक और टर्म की बात मैं आपके साथ करता हूं, सिर्फ एक जनरल सा टर्म है दैट इज साइक्लोन। कोई डेफिनेशन और कोई वो नहीं पढ़ना, सिर्फ एक जनरल सा टर्म है, कभी सुनने में आ जाए तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन बेसिकली जो होता है, बेसिकली ये होता है, आपने कई बार सुना होगा जब बारिश से रिलेटेड कभी कोई न्यूज आपने पढ़ी हो पेपर में या किसी न्यूज चैनल पे आपने बारिश से रिलेटेड कोई बात सुनी हो, तो वहां पर दो तीन शब्दों का बहुत रेगुलर तरीके से यूज होता है। लो प्रेशर एरिया ऐसा करके कुछ होता है ना, हिंदी में कम दबाव का क्षेत्र बनना, या बोलते हैं कि एक सिस्टम तैयार हो रहा है बारिश का जो कि अगले 3 या 4 दिन तक आपके एरिया में बारिश करवा सकता है। ऐसे जनरल से टर्म्स हैं जो रेगुलरली जब बारिश वाली, जब मौसम वाली न्यूज हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये 2-3 टर्म्स हैं जो हमारी नजरों पे आते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है बारिश का जिसके कारण बारिश हो रही है, या एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो कि बारिश करा रहा, ऐसे करके कुछ बातें आती हैं। तो साइक्लोन जो है दैट इज एक्चुअली अ लो प्रेशर एरिया with circular movement of air। It is a low pressure area with the circular movement of air। अब ये जो सर्कुलर टर्म मैंने लिखा हुआ है, सर्कुलर मतलब तो देखिए भैया दो चीजें हो सकती हैं, एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, दोनों में अंतर क्या है? दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों है तो सर्कुलर ही ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द एयर की बात मैं कर रहा हूं आपसे, इस सर्कुलर मूवमेंट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो a low pressure area with a anti-clockwise movement of air is known as cyclone। कि अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि भैया साइक्लोन का मतलब क्या होता है, इसके अलग अलग नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं, यूएस की तरफ आप यूरोप की तरफ जाएंगे तो इसको यूरिकेन कहते हैं, हिंदी में बवंडर कहते हैं इसको, सब एक ही बात है। तो साइक्लोन इज व्हाट? साइक्लोन इज अ लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर एरिया विद द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द एयर। लो प्रेशर एरिया विद एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द एयर को ही कहा जाता है साइक्लोन। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये बातें तो हुई भैया कि बारिश क्या है, कितने टाइप की होती है। तो हमने देखा कि कन्वेक्टिव भी होती है और
ओरोग्राफिक भी होती है। खैर ये सब जनरल सी बातें थी जो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सवाल उठता है कि बारिश कितनी हुई ये कैसे नापा जाता है। भाई आपने कई बार न्यूज में सुना होगा और या कई बार आपने लोगों से भी सुना होगा, आपने भी बोला होगा कि यार कल तो बहुत तेज बारिश हुई थी, 2 इंच बारिश हो गई मेरे शहर में, ऐसा सुना होगा। फिर आपके दोस्त ने बोला यार तुम्हारे यहाँ तो 2 इंच बारिश हुई, हमारे यहाँ तो जरा सी हुई है, शायद 1 आध सेंटीमीटर भी हुई होगी तो पता नहीं, ऐसा करके सुना होगा। ये 2 इंच बारिश, 1 सेंटीमीटर बारिश, 1 mm बारिश, ये है क्या आखिर? दिस इज एक्चुअली नोन एज द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ रेनफॉल। और यहीं से हम जरा एक टर्म को समझेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल का मेजरमेंट क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रेनफॉल को नापना है, किस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे वो तो अभी बात की बात है, बताऊंगा मैं आपको, नाम ही जानना है बस वहां पे तो। लेकिन ये बारिश को नापने का क्या मतलब है, तो हमेशा याद रखिएगा जिस यूनिट में बारिश को नापा जाता है, रेनफॉल इज ऑलवेज मेजर्ड किस रूप में? डेप्थ में। हम हमेशा डेप्थ ऑफ रेनफॉल नापते हैं। रेनफॉल किस में नापी जाती है? इन द यूनिट्स ऑफ डेप्थ। तो रेनफॉल इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डेप्थ। डेप्थ की यूनिट में नापी जाती है। तो मतलब बट ऑब्वियस सी बात है, जनरली जो यूनिट्स आपको मिलेंगी इसकी, इट विल बी आइदर mm, इंच, सेंटीमीटर जनरली। हालांकि डेप्थ की तो और भी कई सारी यूनिट्स होती है, किलोमीटर भी होती है, फीट भी होती है, लेकिन मीटर भी होती है, लेकिन उसमें जनरली नापा नहीं जाता। बारिश को नापा जाएगा हमेशा डेप्थ में, और डेप्थ की यूनिट होगी आइदर mm में नापेंगे, इंच में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे। ये 3 कॉमन यूनिट्स हैं टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। लेकिन ये डेप्थ ऑफ द रेनफॉल का बेसिक मतलब क्या है? जैसे कहीं पर मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कहीं पर आपने सुना कि भैया कोई एक शहर था, वहां पर 2 इंच बारिश हो गई, और एक दूसरा शहर था वहां पर 3 mm बारिश हुई, और एक तीसरा शहर था जहां पे 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। तीनों डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है, मैंने तीनों यूनिट्स ले ली। सिटी नंबर 1 में 2 इंच की बारिश हुई, सिटी नंबर 2 में 3 mm की बारिश हुई, सिटी नंबर 3 में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई। अब इनका मतलब क्या है? तीनों सेम चीजें हैं, बस यूनिट का फर्क है। 2 इंच को मैं mm में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज 5 सेंटीमीटर और 50 mm। अंदाजा लिख सकते हैं, 2 इंच, 1 इंच में अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, तो 2 इंच में 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब 50 mm। ये 3 mm है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm। तो यूनिट्स तो आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे से, लेकिन इनका मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है, ये जो फिगर लिखा हुआ है, ये 2 mm, 3 mm, 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा समझिएगा। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जितना भी पानी आपके शहर में गिरा है, थियोरेटिकल मतलब बता रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल अलग तरीके से बताऊंगा, कि अगर मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे शहर में 2 इंच की बारिश हुई, तो इसका थियोरेटिकल मतलब यह था कि अगर उस पूरे बारिश के पानी को मैं मेरे शहर का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को कवर कर दूं किसी एक ऐसे सरफेस से कि ना कोई चीज अंदर आ पाए, ना कोई चीज बाहर जा पाए। मैंने ये थियोरेटिकल तरीका बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे शहर की बाउंड्री को, जो शहर की बाउंड्री थी, उसको इस तरीके से कवर कर दिया है कि इस बाउंड्री से ना ही कोई चीज बाहर जा सकती है, ना ही कोई चीज अंदर आ सकती है। ठीक है, कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे एरिया में, मेरे शहर में अगर 2 इंच बारिश हुई है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने मेरे शहर को पहले तो कवर कर दिया,
और उसके बाद जितना भी पानी गिरा है उस पूरे पानी को, वो पानी अब बाहर तो जा नहीं सकता मेरे शहर से क्योंकि मैंने बाउंड्री बना दी है पूरी, तो वो पानी इकट्ठा होगा कहां पर, मेरे शहर में। तो अगर वो, जब मैंने उस बारिश के सारे पानी को, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ना ही कोई लॉस हुआ है ना ही कुछ हुआ है, जितना पानी गिरा था उस पूरे बारिश के पानी को मैंने मेरे शहर में इकट्ठा करके रख लिया, तो 2 इंच की गहराई का पानी पूरे शहर में इकट्ठा हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली 2 इंच रेनफॉल। थ्योरेटिकल मीनिंग ये होता है, समझे बात को। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं वो शहर की बाउंड्री है, आप जिस रूम में अभी फिलहाल में बैठे हो वो एक शहर की बाउंड्री है। मैंने बोला आपके शहर में 2 इंच बारिश हुई, तो उस पूरे पानी को अगर आप अपने कमरे में लाके इकट्ठा कर दोगे ना, तो आपके कमरे में 2 इंच गहराई का पानी भर जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ 2 इंच रेनफॉल या 3 mm रेनफॉल या 1 सेंटीमीटर रेनफॉल। दिस इज द मीनिंग। लेकिन ऐसा कर तो सकते नहीं ना भैया, ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि बारिश नापना है तो पहले पूरे शहर पे बाउंड्री बनाओ और बाउंड्री बनाने के बाद पूरे बारिश के पानी को इकट्ठा करके उस शहर में इकट्ठा कर दो। दैट इज प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग टू परफॉर्म। तो फिर नापा कैसे जाए भैया? तो बारिश को नापने का जो तरीका था, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। डेप्थ ऑफ रेनफॉल मुझे नापना है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल को मैं P से डिनोट करूंगा। आगे की पूरी हाइड्रोलॉजी में द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल विल बी डिनोटेड एज P। स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, कहीं पर भी P लिखा मिल रहा है आपको, दैट मीन्स इट इज द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी mm, इट कैन बी इन इंचेस। mm सेंटीमीटर या इंच में मिलेगी आपको ये वैल्यू। तो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको रेन गेज कहते हैं। सिर्फ नाम ही जानना है आपको इसका, और कुछ भी नहीं। दैट इज नोन एज रेन गेज, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की डेप्थ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको रेन गेज कहते हैं। पहली बात, ये रेन गेज 2 तरीके से होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। रेन गेज 2 तरीके के, रिकॉर्डिंग रेन गेज और दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। क्या होते हैं दोनों, जरा एक बेसिक लेवल पे देख लेते हैं। तो ये जो रेन गेज है हमारा, रेन गेज के बारे में हमको जाननी है, बहुत सारी चीजें जाननी है, लेकिन ये नहीं जानना है कि ये काम कैसे करते हैं, ये हमारा काम थोड़ी। इनकी वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग वो थियरी थोड़ी जानने बैठे हम लोग यहां पर। रेन गेज से रिलेटेड टेक्निकल जो दूसरी बातें हैं वो हम करेंगे अभी आगे। मिसिंग रेनफॉल डेटा कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, कोई गलत डेटा है उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन क्या होते हैं, ये सब बातें हैं करने की। ये सब थोड़ी है कि रेन गेज कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताओ। ये जेई लेवल या एसएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे नाम पूछे जाते हैं। गेट वाला नहीं पूछेगा कभी भी आपसे ये सब चीजें, ना ही इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला पूछेगा। तो रेन गेज भैया 2 तरीके के रहेंगे। पहला कहलाता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और दूसरा कहलाता है रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो रेन गेज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड द सेकेंड वन इज योर रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब इनमें अंतर क्या है भैया? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होते हैं, तो जरा ध्यान से बेसिक लेवल पे सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है, अगर आप इन रिकॉर्डिंग रेन गेज के थ्रू डेप्थ ऑफ रेनफॉल कैलकुलेट करने वाले हैं तो ये आपको सब चीज बता देंगे, कितनी हुई, कब कब हुई, दिन भर में कितने ड्यूरेशन की बारिश हुई। और भाई 24 घंटे में जरूरी थोड़ी कि पूरे 24 घंटे बारिश गिरी हो सकता है सुबह 8 से 8:30 बजे तक गिरी हो, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से 2:15 बजे तक गिरे, फिर शाम को 6 से 8 बजे तक लगातार गिरे, फिर रात में 12 से 2 बजे तक गिरे, कुछ भी हो सकता है। तो उस पूरे 24 घंटे के ड्यूरेशन में कब कब कितनी कितनी बारिश हुई है ये सब बता के देगा। जबकि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज आपको दिन भर की बारिश के बारे में बताएगा कि 24 घंटे में इतना हुआ भैया, लेकिन उस 24 घंटे में वो जो बारिश गिरी है उसका पैटर्न क्या था,
उस 24 घंटे में सुबह गिरी, शाम को गिरी, दोपहर में गिरी, कब गिरी, कितनी गिरी, ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? रिकॉर्डिंग रेन गेज बताता है। इतना ही समझिएगा। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग रेन गेज का जो एग्जाम्पल है दैट इज साइमंस रेन गेज। रिकॉर्डिंग रेन गेज जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है दैट इज साइमंस रेन गेज। और रिकॉर्डिंग रेन गेज के जो 3 टाइप हैं दैट इज वेइंग बकेट टाइप, दूसरा आपका है टिपिंग बकेट टाइप, और तीसरा होता है नेचुरल साइफन टाइप। ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। कौन कौन से? वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप एंड नेचुरल साइफन टाइप। और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का जो एग्जांपल है दैट इज साइमंस रेन गेज। अब ये नाम इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि गेट और ईएससी में तो नहीं, लेकिन जो दूसरे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे ये बात पूछ सकता है वो कि भाई इंडिया में कौन सा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को स्टैंडर्ड रेन गेज माना गया है। ऐसा ऑप्शन लिख के दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इन इंडिया। तो द स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इन इंडिया इज साइमंस रेन गेज। नाम याद रखिएगा, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इन इंडिया इज साइमंस रेन गेज एंड स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज इन इंडिया इज नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज। ये 2 चीजें हम लोग लिख लेते हैं। बहुत पहले गेट वालों ने पूछा है, अब जनरली गेट वाले नहीं पूछते ये सब चीजें। गेट वालों का और इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का मेन फोकस अब हो गया है रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ पे। टू बी वेरी क्लियर, देखिए पहले से ये चीजें आप दिमाग में रखिए। वैसे ही सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है ये, तो ये जो भी बातें हम रेनफॉल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में से गेट और ईएसी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बेयर मिनिमम रहती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हाइड्रोलॉजी में से फ्रेम होंगे दैट विल बी फ्रॉम रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ। 100%, 100 बोल रहा हूं मैं, 99 भी नहीं, 100% गेट में आपको हाइड्रोग्राफ और रन ऑफ से क्वेश्चन मिलेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हाइड्रोग्राफ और रन ऑफ से रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ से ही मिल जाए। हाइड्रोलॉजी की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। बाकी सारे टॉपिक्स क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हमको सारे टॉपिक्स उसी लेवल पे ही पढ़ने जिस लेवल पे हम हाइड्रोग्राफ और रन ऑफ पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं आपको यह बताता रहूंगा कि किस टॉपिक को आपको डिटेल में और अच्छे से। मैं तो सारे टॉपिक एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा, हम सब लोग सारे टॉपिक सेम लेवल से ही पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि टॉपिक से वेटेज कम है तो उसको कम पढ़ाया, या टॉपिक का वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे टॉपिक्स का जो डिस्कशन होगा वो सेम लेवल पे होगा, लेकिन हाँ आपको कौन से टॉपिक को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो बातें मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। खैर, तो 2 बातें यहां पर नोट कर लेते हैं हम। स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, क्या नाम बोले? साइमंस रेन गेज। Siemens rain gauge is the standard non-recording rain gauge that is used in India. And second one, standard recording rain gauge. इसका नाम है
नेचुरल साइफन टाइप, इसका दूसरा नाम भी होता है फ्लोटिंग टाइप। तो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज जो इंडिया में यूज किया जाता है दैट इज फ्लोटिंग टाइप या नेचुरल साइफन टाइप आप बोल सकते हो, और स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो इंडिया में यूज किया जाता है दैट इज साइमंस रेन गेज। इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है रेन गेज के बारे में। यह कहीं भी नहीं है कि रेन गेज कैसे काम करता है, रेन गेज का वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में नहीं आएगा। चाहे ईएससी के कन्वेंशनल तक आप पहुंच जाए, इट विल नेवर बी आस्क्ड कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमंस रेन गेज या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज, कोई नहीं पूछता। बिकॉज ये चीजें हमको ये थोड़ी करना है कि रेन गेज कैसे काम कर रहा है, हम हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमको ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना। हां, रेन गेज ने जो बारिश नाप के दी है, उस बारिश की जो डेप्थ मतलब जो बारिश की डेप्थ मुझे नाप के दी है, जो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल नाप के दिया है, उस डेप्थ ऑफ द रेनफॉल के साथ मेरे को काम करना है। बात समझ रहे हैं ना भाई? मुझे जो डेटा मिल जाएगा इस रेन गेज से, ये रेन गेज मुझे बारिश का डेटा दे देगा मेरे एरिया के, उस डेटा से मुझे आगे का काम करना है। ये रेन गेज कैसे काम कर रहा था उससे मेरे को क्या ही मतलब, समझे बात? तो ये बात हुई भैया रेन गेज कितने टाइप के होते हैं। लेकिन ये रेन गेज जो बारिश नाप के देते हैं, इन रेन गेज चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हो, इन रेन गेज ने जो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल मेजर करके दिया मुझे, उस डेप्थ ऑफ द रेनफॉल की वैल्यू में एरर है। बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये अगले लेक्चर, अगला जो वीडियो आप देखेंगे, अगला जो लेक्चर आप देखेंगे इसके बाद का, उसमें यही बात डिस्कस करनी है मुझे कि इन रेन गेज, वेदर इट विल बी अ रिकॉर्डिंग रेन गेज और इट इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, इन रेन गेज ने जो बारिश नाप के दी है मुझे, जो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल नाप के दिया है मुझे, उसमें एरर है। अब आप बोलोगे क्यों है सर एरर? मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्टली काम कर रहे थे, इन इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। मतलब जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, भाई ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही तो हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में इनकी वर्किंग में कोई गलती नहीं थी, एकदम परफेक्ट 100% एक्यूरेसी है मान लीजिए। उसके बाद भी इन्होंने जो बारिश नापी है उसमें उस बारिश की वैल्यू में एरर है। बात समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये कि भाई इंस्ट्रूमेंट भी सही है, इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी 100% है, इंस्ट्रूमेंट 100% एरर फ्री है, उसके बाद भी आप कह रहे हो सर कि इस इंस्ट्रूमेंट ने जो बारिश नाप के दी है वो गलत है। हां, अभी भी मैं इसी स्टेटमेंट पे हूं कि इस रेन गेज ने, ये रेन गेज एकदम परफेक्ट था, ऐसा मानते हैं अपन, एकदम परफेक्ट, जीरो एरर, 100% एरर फ्री, 100% एफिशिएंसी, सब कुछ अच्छा। उसके बाद भी इस रेन गेज ने जो बारिश नापी है, उस बारिश की वैल्यू में एरर है। ये बहुत बड़ा कैच है इसमें। क्यों है ऐसा, इसको जरा समझिएगा। और इसके लिए मैं आपसे एक जनरल सी बात, लेक्चर खत्म होने से, इस वीडियो के खत्म होने से पहले एक जनरल सा क्वेश्चन आपको मैं देके जाता हूं, सोचिएगा। मान लीजिए बारिश का मौसम है, दो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, इन दो क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, और कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी रूटीन लाइफ का क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आप ये सोचिए कि बारिश का मौसम है, ठीक है, शाम के 4 बजे बारिश हो रही थी आपके यहां पर, और आप बढ़िया चाय पी रहे हो उस समय पे, ठीक है, बारिश का मौसम, बारिश का लुत्फ लेते हुए शाम के 4 बजे आप अपने घर की बालकनी में बैठ के चाय पी रहे हो, मोबाइल हाथ में था आपके, आपको लगा कि यार आपका एक फ्रेंड है जो आपसे, आपके शहर में नहीं किसी दूसरे शहर में रहता है, आपने सोचा कि चलो यार इससे बात करते हैं, ठीक है, शाम के 4 बजे का समय था, आप एक शहर में हो, आपका दोस्त किसी दूसरे शहर में है, शाम के 4 बजे आपके यहाँ पे बारिश हो रही थी, आपने सोचा कि चलो यार अपने दोस्त को फोन लगाता हूं। आपने फोन लगा के जो भी बात करी होगी, एक सवाल का जवाब आप खुद अपने मन में हाँ या ना में दीजिएगा। जो आपका दोस्त है जो किसी दूसरे शहर में बैठा है, शाम के 4 बजे आपने उसको फोन लगाया था,
क्या शाम के 4 बजे उसके शहर में भी वही बारिश हो रही होगी जो आपके यहां पे हो रही है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक जनरल सा मैंने एक स्टोरी लाइन फ्रेम करके क्वेश्चन बना दिया। 4 बजे का समय जो मैंने लिया ये ऐसे ही ले लिया, कोई भी समय हो सकता है। शाम के 4 बजे आप अपने घर में बालकनी में बैठ के बारिश के मजे ले रहे थे, एक हाथ में चाय थी, एक हाथ में मोबाइल था। शाम के 4 बजे आपका मन हुआ, भाई बारिश चल रही थी, बढ़िया अच्छी तेज बारिश हो रही है, बढ़िया चाय पी रहे हो आप। आपने सोचा कि चलो, आपका एक दोस्त है जो आपसे आपकी सिटी में नहीं रहता, किसी दूसरे शहर में रहता है, आपने बोला कि चलो उसको फोन लगा के बात करते हैं। आपने उससे फोन लगा के बारिश के हालचाल ना जाने और उसके हालचाल भी जाने, तो सिर्फ एक सवाल का जवाब आप अपने मन में हाँ ना में रखिएगा कि क्या उसके शहर में भी शाम के 4 बजे वैसी ही बारिश हो रही थी जो आपके शहर में हो रही थी? हाँ, ना या मे नॉट, मे बी, 3 ऑप्शन है, यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, शाम के 4 बजे आपके यहां पे बारिश हो रही थी, आपने शाम के 4 बजे उस बारिश का मजा लिया। आप ही के शहर में शाम के 8 बजे भी क्या वही बारिश होगी जो शाम के 4 बजे हो रही थी? इसका जवाब भी हाँ, ना या मे बी के में रूप में आप सोच के रखिएगा, क्योंकि यही 2 सवाल अगले लेक्चर का बेस बनाएंगे। पहला सवाल, 2 अलग अलग शहर में सेम समय पर बारिश एक जैसी होगी क्या, जिसमें आपने अपने दोस्त को फोन लगा के पूछा था। दूसरा सवाल, एक ही शहर में अलग अलग समय पर बारिश एक जैसी होगी क्या? हाँ ना में जवाब सोच के रखिए। अगले लेक्चर में इसी 2 सवालों को लेके आगे की बातें करेंगे और इसी रेन गेज से कुछ और बातें भी समझेंगे। थैंक यू।